तो बच्चों जल्दी से देखो ये कुछ पॉइंट्स, देखो टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ठीक है, क्या हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, आइदर बी पैरेलल, दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, एक के ऊपर एक, यू नो वेरी वेल, हमने उसमें भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, बीच का एंगल 90 और एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती हैं, दिखती नहीं है, ठीक, उन्हें भी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी वो। तो कोइंसिडेंट हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग मतलब ये है इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा पैरेलल का मतलब तो ये होता है, ठीक। अच्छा स्क्यू लाइंस मैंने अभी बताया आपको, ऐसे और ऐसे, जो इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, और दीज आर नॉट कोप्लेनर एज वेल एज नॉट इंटरसेक्टिंग, ये भी बोल सकते हैं हम। तो ये पैरेलल भी नहीं होती है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती है। अच्छा ये भी कह सकता हूं कि ये एक प्लेन में लाइन नहीं करेंगी कभी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक प्लेन में लाई करेंगी, करेंगे क्या नहीं, ये वाला प्लेन जो इन दोनों से जा रहा है ऐसे, तो बिल्कुल हमेशा लाई करेगी, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक प्लेन से जरूर पास होगी, कोई एक ऐसा प्लेन जरूर होगा जो दोनों को कंटेन कर सके, ठीक है। अच्छा पैरेलल लाइंस, बिल्कुल पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर होती हैं, हमेशा एक प्लेन जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो दोनों को कंटेन कर सके। लेकिन स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर, वो कभी भी एक प्लेन में नहीं आ सकती हैं। जैसे ये इनसे जाने वाला, इन दोनों लाइनों से जाने वाला आप प्लेन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ओके, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर दूसरा क्या है कि पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, यही जो अभी बताया। स्क्यू लाइंस विल ऑलवेज बी नॉन कोप्लेनर, जो अभी बताया, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों कुछ प्लेन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। टू प्लेन्स इन स्पेस, जैसे अभी स्ट्रेट लाइन का क्या बिहेवियर होता है वो डिस्कस किया, ऐसे ही अब हम प्लेन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइदर बी कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, एक ही मतलब सेम, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे ही, ठीक है। और देखो जैसे ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया कोइंसिडेंट प्लेन, ऑलराइट, ये हो गया क्या, कोइंसिडेंट प्लेन, ठीक है, ओके। दूसरा पैरेलल नो कॉमन पॉइंट, पैरेलल एंड नो कॉमन पॉइंट, लाइक दिस, ये बोर्ड और ये अपना, ठीक है, डिवाइस, ये क्या है पैरेलल, और इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये पैरेलल एंड नो कॉमन पॉइंट, ये वाला केस हो गया, ठीक है, ओके। इंटरसेक्टिंग एंड विल इंटरसेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा दो प्लेन कैसे इंटरसेक्ट करते हैं ये आपको समझना है। देखो ये जो है ये वाला प्लेन, ये एक्चुअल में इतना नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। ये पूरा प्लेन है, ये तो जस्ट उसका एक पार्ट उठा लिया मैंने, ठीक है, ओके। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ऐसे, ये किसी एंगल पे ऐसे मान लो, चलो इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है लेफ्ट साइड थीटा, तो ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट क्या एक पॉइंट पे कर रहा है या एक लाइन पे कर रहा है, ध्यान से देखो, एक लाइन पे कर रहा है, और मैंने कहा इधर भी इनफाइनाइट लेंथ होगी इसकी, इधर भी इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली एक इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन आएगी, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे ही दो प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोबारा से दिखा देता हूं, ये पूरी एक लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है बच्चों, ओके, यहां तक कंफर्म हो गया। इंटरसेक्टिंग, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग एंड विल इंटरसेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये तो प्लेन की बात थी, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है वो लिख लो। देखो टू अ गिवन वेक्टर, एक वेक्टर के मैं बताता हूँ, देखो एक वेक्टर है ये, ठीक, इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाने वाले कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं। जैसे पहले बात हुई थी, इस वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाने वाले कितने वेक्टर पॉसिबल हैं, तो मैंने बोला था इनफाइनाइट, 1 2 3 ऐसे, और ऑल वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर, जो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना इस वेक्टर के, वो सभी कोप्लेनर होंगे, ओके। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ थीटा जो कि 90 नहीं है, थीटा जो कि 90 नहीं है, ठीक है,
एंगल बनाने वाले कितने वेक्टर पॉसिबल हैं? तो बेटा आंसर तो इस बार भी इनफाइनाइट है, लेकिन इस बार वो सभी कोप्लेनर नहीं होंगे। जैसे एक वेक्टर ये होगा और एक होगा मैं थर्ड वेक्टर निकाल लेता हूँ। देखो जैसे ये दोनों ही वेक्टर्स, ऐसे दिखाता हूँ, ये दोनों वेक्टर, ठीक है, रेड एंड ब्लू जो है, ये दोनों ही वेक्टर इसके साथ, इस वाले के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक। इस वाले के साथ, ब्लू वाले के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं ये और ये वेक्टर। क्या ये कोप्लेनर है? क्या ये दो वेक्टर कोप्लेनर है? हाँ, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लेकिन अब मैंने एक थर्ड वेक्टर ले लिया, ठीक है, जो इसके साथ बनाएगा थीटा एंगल। एक थर्ड वेक्टर लूंगा तो वो कोप्लेनर नहीं आएगा, अभी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक। एक वेक्टर ये और एक जो ये थीटा एंगल बना रहा है और एक फिर इधर। तो यहाँ पे मैंने फिगर में जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक और फिगर दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसे ना इधर लेके आ रहा हूँ, बाहर की ओर, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे देख सकते हो, देखो ये है और ये है, तो ये वाला एंगल फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला एंगल फिक्स कर दिया। तो क्या मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ? अगर ये वाला एंगल थीटा फिक्स हो गया, हाँ रोटेट कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे। और ये कैसी शेप बनाएगा? अगर मैं बात करूँ, ये कॉनिकल शेप बनाएगा या नहीं? ठीक है, एक बार और ऐसे देखो, ये वेक्टर है, इसके साथ थीटा एंगल बनाने वाला है ये रेड वाला वेक्टर, ठीक है। इस एंगल को मैंने फिक्स कर दिया थीटा। क्या अब ये मूव कर सकता है? हाँ, ये ऐसे मूव कर सकता है, देखो, और फिर इधर से ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं? परपेंडिकुलर के साथ थीटा ही एंगल है हमेशा। तो ये कैसी शेप आ रही है? कॉनिकल शेप है या नहीं? ठीक है, क्या ये वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे? क्या लगता है तुम्हें? एक वेक्टर मान लो ये, एक ये होगा और एक ये होगा, क्या ये एक प्लेन से पास होंगे? गारंटीड नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ये कोप्लेनर नहीं होंगे। और किस शेप पे लाई करेंगे? ये कॉनिकल शेप पे लाई करेंगे, ये कौन बनाएंगे? सभी वेक्टर्स से अगर मैं देखूं कि क्या ज्योमेट्री बन रही है, तो बेटा वो बनेगी कॉनिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू गिवन वेक्टर देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस विच मेक एन एंगल थीटा विद इट। एक के साथ थीटा एंगल मान लो ये है, इसके साथ एक तो डायरेक्शन ये हो गई, एक ऐसे रोटेट कर दिया, ये हो गई। तो ये सारी डिफरेंट डायरेक्शंस है, लेकिन सभी डायरेक्शन इसके साथ कितने एंगल पे हैं? थीटा पे, ठीक है। तो बिल्कुल इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकती हैं जो थीटा एंगल बनाए। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, पाई और पाई/2, ये मैंने मेंशन किया ही है। एंड ऑल दीज डायरेक्शन लाई ऑन अ कॉनिकल सरफेस। ये रहा, देखो, ये एक वेक्टर जो थीटा बना रहा है, ये दूसरा वेक्टर थीटा थीटा थीटा, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं और वो सभी एक कॉन बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, these direction lie on a conical surface for which the given vector, जो हमारा given vector था, वो इस कोन का एक्सिस होगा। जो ये कोन बन रहा है, ये वाला कोन, इसका एक्सिस कौन है? ये, ठीक है। इसके साथ ही तो थीटा एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल, तो ये तो एक्सिस होगा और थीटा कौन होगा? सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। तो कौन सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये कौन ऐसे हो रहा है ना, ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा? थीटा, ओके। तो वर्टिकल से थीटा एंगल, तो इसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और ओवरऑल एंगल की अगर मैं बात करूं तो 2 थीटा होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे इधर यहाँ पे होगा। ओवरऑल एंगल कितना? 2 थीटा। तो सेमी वर्टिकल एंगल बेटा कितना हुआ? थीटा, ठीक है। और क्या था कि जो गिवन वेक्टर होगा वो उसका एक्सिस होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो याद रहना चाहिए कि अगर एक वेक्टर के साथ कोई वेक्टर थीटा एंगल बनाए तो ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो सभी किस पे लाई करेंगे? कौन पे लाई करेंगे। ऑलराइट बच्चों, ओके, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन
ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओके। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी, मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ओके बच्चों, ए और बी जो है वो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो मैं उसको ना इस फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में, देखो, नंबर 1, बी को ए की फॉर्म में लिख सकता हूं और ए को बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा, नंबर 2 एक और मेथड है, ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा 1 ए, दो सारी चीजें ए की सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर ए और बी कोलिनियर है ना, तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। देखो, मतलब ये है कि देखो, जैसे एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, दे आर कोलिनियर, लेट्स से इट इज ए और इट इज बी। ठीक है, तो ए को बी की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? इफ दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन क्या मैं ए को बी की टर्म्स में या बी को ए की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं जो मॉड ऑफ बी है वो 2 यूनिट्स है एंड मॉड ऑफ ए है वो 5 यूनिट्स है, लेट्स से। ठीक है, ओके, और मुझे पता है डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, बस लेंथ का ही तो फर्क है। ओके, तो मैं क्या ऐसे बोल दूं कि जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, मैं बताता हूं, 5/2 मॉड ऑफ बी के, वेक्टर ए जो है वो 5/2 बी के इक्वल है। देखो लेंथ को मैंने एडजस्ट कर दिया है, लेंथ को मैंने कैसे एडजस्ट किया, देखो इसकी लेंथ कितनी है, जो वेक्टर बी है उसकी लेंथ कितनी है 2, तो बाई 2 कर दिया, बाई 2 करने से कितनी लेंथ हो गई 1, इंटू 5 कर दिया, तो कितनी लेंथ हो गई बेटा, कितनी लेंथ हो गई 5। इस वेक्टर में, वेक्टर बी में अगर 5/2 मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब इस वेक्टर की लेंथ कितनी कर दूंगा मैं 5, क्योंकि इसकी ऑलरेडी लेंथ 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी ओवरऑल 5। ठीक है, ओके। अब देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, ए और बी की डायरेक्शन तो सेम है, लेंथ की तो अंतर था, लेंथ भी सेम कर दी, तो इसका मतलब ए को मैं बी के टर्म्स में लिख सकता हूं, सिंपल सा केस, सही है, ओके। ऐसे ही बी को ए की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, देखो तो बी क्या हो जाएगा, यहीं से लिख लो 2/5a, तो बी को ए की टर्म्स में या ए को बी की टर्म्स में लिख सकता हूं इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये बात ध्यान रखें, इसका मतलब कभी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे आपको तो समझ जाना ए और बी कैसे वेक्टर होंगे, कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ आ गई। ये क्या है भाई, ये कुछ ऐसा है कि लैम्डा 1 इसमें मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है, और दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 0 का। तो ये और ये, इनमें कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं या यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, जो यहां पे लैम्डा था वो यहां पे कौन है, माइनस ऑफ लैम्डा 1/2 अपॉन लैम्डा 2, जो यहां पे म्यू था वो यहां पे कौन है, माइनस ऑफ लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, सेम चीज है भाई। इसका मतलब जैसे ये, इसमें मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा 2a और -5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, हाँ। इसका मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा है 2a - 5b इक्वल टू 0, तो मैं एकदम से आंख बंद करके बोल दूंगा a एंड b जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। या अगर मुझे पता है a और b कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनको ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसे इससे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है और लैम्डा 2 की वैल्यू -5 है। बात समझ गए? तो सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल, और कुछ नहीं है कि अगर a और b कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उन्हें b को a की फॉर्म में, a को b की फॉर्म में, या ये
सम इक्वल टू 0 हो सकता है λ1 λ2 निकालने के बाद। ऑलराइट बच्चों, ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि हाँ ए और बी को एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे समझ लो इस चीज को कि मैंने λ1 मल्टीप्लाई करा ए में, तो ए की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? ये डिपेंड करता है λ1 की वैल्यू पर। λ1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो इसकी लेंथ को कम कर देगा। λ2 की वैल्यू पॉजिटिव है बट नहीं, λ2 को नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन को 0 होना है, इक्वल टू 0 लिखा है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं ये कह दूं आपको a की लेंथ कितनी है 15, ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई 2 टाइम्स ऑफ a, वही चीज़ है ये, चलो 4 टाइम्स ऑफ a, मैंने ऐसा कहा कि 4 टाइम्स ऑफ a, 4 इतना बड़ा हो गया a, कितना हो गया लेंथ 20 लेंथ हो गई। अब मुझे इसे 0 करने के लिए एक वेक्टर किधर चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किस लेंथ का, 20 लेंथ का। तो मैंने कहा ठीक है माइनस, अब ये कितना है b 2 है ना, तो 10 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? माइनस लगाने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इधर, और इस डायरेक्शन में भी उसी मैग्नीट्यूड का, इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ऐसा होता कि a जो दिया है और b जो दिया है वो इस डायरेक्शन में दिया है, अच्छा मॉड a वही है हमारा 5 और मॉड b जो है वही है हमारा 2, तो अब मैं क्या करता, अब ऐसे में मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 0। तो बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, क्योंकि इस बार डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट दी गई है। तो बस लेंथ को इक्वल करना है, और अगर मैं सम लूंगा तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब वेक्टर्स कोलिनियर हैं। इफ दे आर नॉट कोलिनियर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तब क्या होगा वो भी देखेंगे। अच्छा, पॉसिबल नहीं होगी ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये वेक्टर ए है और मान लो ये वेक्टर बी है। अब इस ए को बी की टर्म्स में कैसे लिखोगे भाई, बताओ? ए को बी की टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हैं? लिख ही नहीं सकते। अगर मैं कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किया है, वो जस्ट क्या इफेक्ट डालता है, वो उसी डायरेक्शन में लेंथ को ऊपर नीचे करवा सकता है। तो आप इसमें अगर कह दो कि b इज लैम्डा टाइम्स ऑफ a, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी कर लो आप, इसके इक्वल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये डिफरेंट वेक्टर होंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से इन्हें सेम नहीं बोल सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कोई जैसे यहाँ पे भी लेंथ वही मान लो, यहाँ पे भी मॉड a 5 है, मॉड b जो है वो 2 है। मैंने क्या किया, वही काम किया कि 4a लिख दिया। 4a से इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 20, ठीक है। अब b के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। b ज्यादा आप प्लस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन ये रहेगी, नेगेटिव करोगे तो इधर हो जाएगी। ज्यादा इतना किया जा सकता है। इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में पहुंचा दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, कि एक कांस्टेंट या एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए। और जब तक ये इधर पीछे की ओर नहीं होगा तब तक इन दोनों का एडिशन 0 नहीं होगा, जैसे यहां पे हो गया था। बात समझ आ रही है? इफ ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, मतलब इफ ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, तो मैं उनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये बात समझ आ गई होगी, समझ गए ना? जैसे ये वाली मैंने फॉर्म अभी आपको बताई कि कैसे आई, क्योंकि पहले इस सिचुएशन में वेक्टर एक ऐसे था और एक वेक्टर ऐसे था। तो मैंने कहा इसे अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो ये 20 हो जाएगा, इसे मुझे 10 टाइम्स करना पड़ेगा, और फिर इसकी डायरेक्शन है किधर, पीछे की ओर। तो दोनों को ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली सम 0 आएगा।
लेकिन अगर इन दोनों की लेंथ को मैं इक्वल कर भी लूं तब भी, और डायरेक्शन अपोजिट कर लूं, अपोजिट हो ही नहीं सकती ना एक्चुअल में, इसकी अपोजिट तो हो जाएगी लेकिन इसके अपोजिट होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में तो कुछ एंगल आ रहा है, दे आर नॉट कोलिनियर। तो अपने आप सोच के देखो कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ये जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल थिंग। ऑल राइट, एक तो ऐसे, और एक दूसरा तरीके से भी मैं तुम्हें बता सकता हूं। अगर इसमें से कुछ, ये तो लिखना ही है, अगर इस बाकी जो पोर्शन मैंने कराया इसमें से अगर तुम्हारा कोई मन है लिखने का तो पॉज करके लिख लो, अदरवाइज मैं इसे हटा रहा हूं अभी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ कब पॉसिबल है, इफ ए एंड बी जो है वो कोलिनियर हो। मैं इस चीज को एक और तरीके से आपको दिखा सकता हूं, ऐसे कि देखो जैसे मैं यहां पे ये करूं कि लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा 1, लैम्डा 2 बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, लैम्डा 2 बी वेक्टर का मॉड्यूलस अगर मैं निकालना चाहूं, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ऑब्वियसली इसका होल मॉड भी जीरो होगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये होगा क्या, लैम्डा 1 ए, चलो इसका होल स्क्वायर, सिमिलरली इसका होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो, इसको ज़ीरो होना है, इस चीज़ को बेटा ज़ीरो होना है। ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चीज़ कब ज़ीरो हो सकती है ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट की जो भी क्वांटिटी, जो भी आउटपुट आएगा वो मिनिमम कितना हो सकता है, ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब, और मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ कि ये ज़ीरो कब होगा, इसका मतलब ये मिनिमम कब होगा। ठीक है, और मिनिमम कब होता है बेटा, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री, और जब 180 होगा मतलब ये माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और इसको मैं लिख पाऊंगा लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस का होल मॉड लैम्डा 2 बी वेक्टर, माइनस आएगा बीच में क्योंकि 180 है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट लैम्डा 1 ए वेक्टर माइनस लैम्डा 2 बी वेक्टर, ये मॉड्यूलस है यहाँ पे ना। ओके, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है मैंने ये, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये आई है, और ये मिनिमम वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, जब लैम्डा 1 ए इक्वल हो जाए लैम्डा 2 बी के, एंड उनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, और रेस्ट्रिक्शन क्या आ गई, दे शुड बी एट दिस एंगल दैट इज 180 डिग्री, इसका मतलब दे आर कोलिनियर। उसके अलावा ये चीज़ ज़ीरो हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी कोई दो वेक्टर्स में एक लीनियर कॉम्बिनेशन अगर दिया गया है, क्या दो वेक्टर्स में अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाना कि वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा बोल दिया गया, मैं इसको हटा रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ, लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको उतारना है तो उतार लो। देखो कि अगर कभी बेटा ऐसा दे दिया, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, एंड गिवन दैट, अगर आपको तब ऐसा दिया गया है कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी, ये दे दिया तुम्हें। अच्छा, ये भी पता है ए और बी नॉन कोलिनियर है, और ये भी दे दिया, इसका क्या मतलब है कि बेटा ये चीज़ कब पॉसिबल है, भाई ये चीज़ तो हमने देखा था कोलिनियर में होती है पॉसिबल, लेकिन ये तो नॉन कोलिनियर है और ये बोल रहे हैं पॉसिबल है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही 0 हो जाए तभी ये इक्वल टू 0 हो सकता है। समझे बच्चों?
इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, तब तो ये चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की। लेकिन अब अगर बात आई कि ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर है, तब ये पॉसिबल है क्या? तो मैंने कहा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तब जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जीरो हो जाए। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ ए एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स and we are given बेटा and we are given lambda 1 a plus lambda 2 b equal to mu 1 a plus mu 2 b वेक्टर, ऐसा कुछ दिया गया है, एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन दिया गया है ऐसा कुछ, lambda 1 a plus lambda 2 b इक्वल टू mu 1 a plus mu 2 b, ऐसा कुछ दिया गया है। और मुझे पता है ए और बी क्या है बेटा, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर हैं तो ऐसा करो एक तरफ लेके आ जाओ, लैम्डा 1 माइनस म्यू 1 ए, ठीक है, ऐसे में हमेशा क्या करो एक तरफ लेके आ जाओ, म्यू 2 बी इज इक्वल टू 0। यहां तक भी बात समझ आ गई होगी, हाँ। अब तुम्हें पता है ए और बी नॉन कोलिनियर हैं, तो इस फॉर्म में तो लिखे ही नहीं जा सकते, नहीं तो फिर क्या होगा, इनका कोफिशिएंट 0 होगा। तो इन दिस केस ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर है, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूं लैम्डा 1 इक्वल होगा म्यू 1 के एंड लैम्डा 2 इक्वल होगा म्यू 2 के। तो ठीक है, या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ऐसे केस में ए और बी जब नॉन कोलिनियर हैं तो डायरेक्ट कंपेयर ऐसे कर सकते हो कि लैम्डा 1 इक्वल टू म्यू 1 होगा, लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू 2 होगा। बात समझे? जैसे मैंने कहा लैम्डा आई प्लस 3j इज इक्वल टू 2i माइनस म्यू जी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो i और j यू नो वेरी वेल, i होता है x एक्सिस और j होता है y एक्सिस एंड दे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये इस चीज को तो करेंगे फॉलो, ठीक है। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 2 और म्यू इक्वल टू क्या होगा -3। तो आप डायरेक्ट एकदम से बोल सकते हो लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू -3, या एक तरफ लेके आ जाओ और ऐसे लिखो i 3 प्लस म्यू j इक्वल टू 0। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ 0 कब हो सकती है, क्योंकि i और j है, जो कि एक वेक्टर ये है एक ये है, यूनिट वेक्टर्स हैं i और j, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, दे आर नॉट कोलिनियर। तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन, ये चीज कब 0 हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ तब जब इनके कोफिशिएंट 0 हो जाएं, ठीक है, जब इनके कोफिशिएंट 0 हो जाएं। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर कोलिनियर है तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर नॉन कोलिनियर है तो क्या होता है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।